पुअर मेटालिक बॉन्ड। पहले यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पहले आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्रोमियम के जो डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, उसके नीचे जो दूसरा ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, एस सबसेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 3d5 है। दूसरा क्रोमियम आएगा, बोलेगा मेरे भी घर में बहुत सारे लोग बैचलर है, चलो सब लोग चलो शादी कर लेते हैं, बैचलर बैचलर गोइंग टू पेयर टुगेदर, बैचलर बैचलर पेयर टुगेदर, पेयर पेयर नो पेयर, बैचलर बैचलर है तो क्या करेगा, शादी कर लेगा, ये भी शादी कर लिया, तो ये बहुत सारे लोग आपस में फ्रेंडशिप कर लिए, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड अगर बनाएगा तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन हमेशा क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर मेरा क्वेश्चन है, पूछो। सर हाउ कैन reducing and non-reducing sugars be distinguished? Mention the structural feature. हाँ देखो मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा भी है बेटा। ये बोलते हैं कि शुगर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, जो इसको हम बोल सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग भी हो सकता है, ये नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। रिड्यूसिंग शुगर होगा या तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। जब डेफिनेशन देने की बात आती है तो हमें समझ में आती है कि चलो हम बोल देते हैं कि ये टॉलेंस एजेंट से रिएक्शन करेगा बेटा, ये फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करेगा, गॉट इट। तो ये ना तो टॉलेंस एजेंट से रिएक्शन करेगा ना तो फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करेगा, गॉट इट। तो ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया। अब ये बात आती दिमाग में, व्हाई इट इज सो, क्वेश्चन आता व्हाई इट इज सो। तो फॉर दैट आई हैव टू सी द स्ट्रक्चर। इसमें कहता ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स के आप नाम जानते हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यू नो, गैलेक्टोज, जितने भी आप मोनोसैकेराइड्स के नाम जानते हो, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग का लंबा लाइन है, नॉन रिड्यूसिंग में आपका हो जाएगा स्टार्च, है ना, ग्लाइकोज है, सुक्रोज, ये तो सिंपल डेफिनेशन है ना, सुक्रोज भी हो गया, वेरी गुड। अब ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी मैजिक हो गई, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग हो गए, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग हो गए। यहाँ तक तो बात क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब मैं नया, अब आगे कहते हैं कि लेट अस चेक द स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल मेरे पास जो ग्लूकोज होता है उसके पास देखो CHO उसका है, इसके बाद ये मान लो ग्लूकोज है, इसके बाद जो फ्रक्टोज होता है उसके पास CH2H होगा, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है। लेकिन कीटोनिक ग्रुप के अल्फा कार्बन पे OH लगा रहता है। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे अगर OH है तो ये टॉलेंस एजेंट से रिएक्शन कर देगा, फेलिंग सोल्यूशन से भी रिएक्शन करेगा। जबकि एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास कीटोनिक ग्रुप होता है वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते। याद आ रही है तुम्हें बात समझे ना बेटा। लेकिन जहां कार्बोनिल ग्रुप लगाओ उसके अल्फा कार्बन पे अगर मैं OH लगा दूं तो ये कीटोन भी हमारा टॉलेंस एजेंट फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करेगा। फ्रक्टोज में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्लूकोज में तो ओपन CHO, इसमें कोई इशू नहीं है, व्हाट इट। आप इसको आराम से बोल सकते हैं हाँ सर ये सही है। यहाँ तक क्लियर? अब इसके थोड़ा साइक्लिक फॉर्म को देखो। ग्लूकोज का जो मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया हुआ था, वीडियो लेक्चर भी देखना, तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो इसका CHO वाला जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है ये क्या करता है, इसमें हेमिएस्टल चेन बना लेता है। किसके साथ बनाता है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन के साथ ये क्या करेगा, एक हेमिएस्टल चेन बना लेगा ऐसे करके। व्हाट इट, बनाता कि नहीं बनाता? ऐसा Yes, कोई भी कार्बोहाइड्रेट
जिसका ये हेमीएस्टल बॉन्ड फ्री हो, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए। C1 कार्बन पे ध्यान से देखना, C1 कार्बन पे 2 ऑक्सीजन रहना चाहिए, दोनों ऑक्सीजन फ्री रहना चाहिए, ओपन फ्री एस्टल ग्रुप बोलते हैं। मैं फिर से इसको दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, ऐसा करके, तो इसका जो C1 कार्बन होता है उस पे मान लो अल्फा, अगर अल्फा डी ग्लूकोज है तो H ऊपर होगा, H नीचे होगा। Got it? यहाँ पे ऐसे ही फिर मान लो H, फिर मान लो H, ठीक है ना, फिर H, फिर OH, फिर H, देन OH, H, देन CH2OH। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज मान लो है। ये जो C1 कार्बन है, इस C1 कार्बन का मतलब ये पहले क्या था, CHO था। क्या था बेटा, ये CHO। ये जो चेन होती है, बॉन्ड होती है, इसको बोलते हैं हेमीएस्टल लिंकेज। क्या होगा, हेमी एसिटल। हेमीएस्टल फॉर्म में अगर रहता है तो ऑटोमेटिकली फिर से ना एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दूं ना, इधर H+ साइन डाल दूं और इधर क्या करूं, OH- साइन डाल दूं इस वाले कार्बन पे, ये मतलब चेन टूट जाएगी। तो ग्लूकोज का जो, ग्लूकोज में ये सिखाया जाता है कि ये जो बेसिकली ये जो हेमीएस्टल बॉन्ड होता है ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप देखना, उसमें लिखा रहता है कि ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर है, एक हमारा होता है ओपन चेन, एक होता है साइक्लिक। दोनों आपस में बदलता रहता है। बदलना तो तभी पॉसिबल है ना जब इसकी चेन आपस में बदलती रहे। बात समझ में आ रही पायल? ये ग्लूकोज का ये जो साइक्लिक वाला फॉर्म है, दिस इज नोन एज साइक्लिक, दिस इज आल्सो साइक्लिक। ये साइक्लिक हमारे किस फॉर्म में जाते रहते हैं, ओपन चेन के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। जब तक ये ओपन चेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो इसके पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, तो ये रिड्यूसिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग। अब नॉन रिड्यूसिंग फिर कब हो जाता है, मान लो आपने ग्लूकोज ले लिया, उसका रिएक्शन किससे करा दिया बेटा, फ्रक्टोज से कर दिया, तो रिएक्शन करने का क्या बनेगा, देयर विल बी सुक्रोज। क्या बन जाएगा, सुक्रोज। अब जो सुक्रोज बनता है तो आपको मालूम है इसके मोनोमर कौन कौन से होते हैं, सुक्रोज का मोनोमर क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट आर द मोनोमर ऑफ सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। क्या होता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ये है मेरे पास, जिसका ये OH वाला ग्रुप है, और बीटा डी फ्रक्टोज, आपको अगर इसका ये मोनोमर याद हो तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन, बीटा डी ग्लूकोज के C2 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब ये जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लिया तो बात ध्यान देना, C1 ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये होता है ये इसका CHO वाला ग्रुप है, और C2 ऑफ फ्रक्टोज का मतलब उसका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। दोनों हमारे क्या हो गए, यूज हो गए, दे गॉट यूज टू मेक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इफ दोनों के फंक्शनल ग्रुप, जो हमारे पास ग्लूकोज है, जो हमारे पास फ्रक्टोज है, दोनों का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, इसका CHO होता है, इसका क्या होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। दोनों के बीच में अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाए, if they are joined together by means of glycosidic bond, it means they are not free. अगर ये ग्लाइकोसाइडिक जब बॉन्ड बना लेते हैं तो they are going to be not free, ये फ्री नहीं रहते। फ्री नहीं रहते तो टॉलेंस एजेंट से रिएक्शन नहीं करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन से भी रिएक्शन नहीं होगा। बट हमें कैसे मालूम होगा कि डाइसैकेराइड में कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो कह रहा है कि मान लो इसकी जगह हम ले लें माल्टोज ले लें, गॉट इट। माल्टोज की जगह बेसिकली लैक्टोज ले लो। क्या ले लूं मैं, लैक्टोज। इसको मैं हटाऊं आगे, पहले यहां तक नोट किया बेटा? यस सर। फिर से देखना, मैं और भी इसको क्लेरिफाई करूंगा। मैंने बोला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था जिसको मैंने बोला था वो CHO होता है, CHO को हमेशा हम C1 कार्बन मानते हैं, गॉट इट। फिर इसके बाद अल्टरनेट में आपका ये HOH का अरेंजमेंट आता है, ऐसा करके आता है।
1 2 3 4 5 पांचवें कार्बन को H राइट में होता है तो हम इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। ये भी मुझे लग रहा है आपको याद होगा, मैंने बताया भी था इसके रिस्पेक्ट में। ये हमारा OH अगर इधर है इसको कैपिटल डी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इनके बीच में जब ग्लाइकोस हेमिएस्टल बॉन्ड बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपस में बदलता रहता है। लेकिन इसका C1 इसके सामने जो फ्रक्टोज है उसका अगर C2, इसका जो ये C2 कार्बन का मतलब क्या, कीटोन हो गया। इन दोनों के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है ना, कौन सी बॉन्ड बनती है, ऑक्सीजन वाली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं रहता। ये पॉसिबिलिटी कब आती है, सुक्रोज के केस में। हमें क्या बोलना है, जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, अगर उन मोनोसैकेराइड्स के दोनों फंक्शनल ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में अगर यूटिलाइज हो गए, क्या बॉन्ड बनाने में बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड याद होगा, बहुत सारी ऐसे ग्लूकोज की चेन ले लो, ऐसा करके लेते हैं ना हम लोग, ऐसा करके ये वाली चेन ऐसे है ना। तो ये जो बॉन्ड होता है इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड। हेलो, ठीक है ना बेटा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अगर मान लो ऐसे बन जाए कि एक का C1 हो, एक का मान लो C1 हो, दूसरे का क्या हो, मान लो C2 हो। C1 to C4 तो प्रॉब्लम नहीं है। C1 to C4 अगर है तो C1 का मतलब क्या मानते हैं हम लोग, CHO, और C4 इज नॉट एल्डिहाइड एट, ये मान लो इसका, ये मान लो H है, तो यहाँ C1 यहाँ बैठा हुआ है। अगर ऐसा कोई डाइसैकेराइड है जिसके बीच में C1 to C4 लिंकेज बन रही है, अगर वो डाइसैकेराइड फॉर्म में है तो एक इधर से बोलेगा आई एम नॉट रिड्यूसिंग, यहां से इस वाले पार्ट में बोलेगा कि मैं रिड्यूसिंग नहीं हूं, इधर वाले से बोलेगा मैं रिड्यूसिंग हूं। ओवरऑल इसको क्या मानते हैं, रिड्यूसिंग। ओवरऑल रिड्यूसिंग मानेंगे कि अगर मेरे पास एग्जांपल आप ले लो लैक्टोज का, क्या ले लो, लैक्टोज। तो लैक्टोज में आपको बॉन्डिंग कैसे मिलती है, C1 ऑफ ग्लूकोज, याद है, टू C4 ऑफ गैलेक्टोज, होता है कि नहीं बेटा, C1 ऑफ ग्लूकोज टू C4 ऑफ गैलेक्टोज। जिसका C1 यूज हो गया तो वो उसका तो CHO फ्री नहीं है, वो मेरा क्या बोला जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग बोला जाएगा। और जिस गैलेक्टोज का, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, C4 कार्बन। C4 कार्बन कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं, ध्यान से देखो कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। इसका मतलब कि गैलेक्टोज का जो CHO वाला पार्ट होता है वो फ्री रहता है, वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। क्योंकि ये वाला पार्ट फ्री है, इधर से क्या माना जाएगा, रिड्यूसिंग बोला जाएगा। ग्लूकोज का क्योंकि C1 यूज हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग। अब डाइसैकेराइड तक तो बात समझ में आ रही है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग क्यों हो गया, इसको मैंने बताया, क्योंकि सुक्रोज का केस ऐसा केस है चीनी में, ग्लूकोज का C1 तो हमारे पास जो फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन कनेक्ट होता है बेटा, ग्लूकोज का C1 तो C2, तो एक का C1 एक का C2, तो मतलब C1 का मतलब CHO, C2 का मतलब कार्बोनिल ग्रुप, दोनों का कंबाइंड हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। नो वन इज हैविंग फ्री कार्बोनिल ग्रुप, तो इट इज नॉन रिड्यूसिंग। गैलेक्टोज में एक का C1 एक का C4, जिसका C1 यूज होगा उसका CHO का यूटिलाइज हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, जिसका C4 यूज हुआ वो अभी भी उसका ग्लाइकोसाइड, उसका कार्बोनिल ग्रुप फ्री माना जाता है, क्योंकि हेमिएस्टर लिंकेज हमारी बदलती रहती है, साइक्लिक से ओपन चेन से साइक्लिक होता रहता है, तो वो पार्ट हमारा रिड्यूसिंग बोला जाएगा। बट दिस काइंड ऑफ वन मोर प्रॉब्लम विल बी राइजेस व्हेन देयर इज पॉलीसैकेराइड। बट पॉलीसैकेराइड में एक नया इशू है। पॉलीसैकेराइड में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं देन व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज का ना इनफाइनाइट चेन बनता जाएगा लाइक दिस, ग्लूकोज का, और जबकि इनके बीच में C1 देन ऑक्सीजन देन C4 की लिंकेज है। C1 का मतलब CHO, C4 का मतलब जहां पे HOH लगा होगा, बट इसका मतलब जिसका C4 यूज हो रहा है उसका CHO क्या होगा बेटा, फ्री होना चाहिए, लेकिन ये फ्री नहीं रह पाएगा क्योंकि चेन कैसी है, लॉन्ग चेन बन गई है, लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन बनती है,
लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन बनने पे एक नुकसान क्या प्रॉब्लम आएगी, लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन जब बनाओगे तो मान लो मैंने इसका C1 ले लिया, इसका ऑक्सीजन ले लिया, इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दिया ऐसे लाइक दिस, ये भी मैंने एक डाइसैकेराइड बनाया। आगे इसके जब हम दोबारा एक मोनोसैकेराइड लाएंगे तो उस मोनोसैकेराइड के लिए इसका जो OH फ्री रहेगा ना वो फिर से बॉन्ड बना लेगा। दिस इज गोइंग ऑन, ये चलता जा रहा है, ये फिर से यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर से इसका भी देखो C1 यूज हो गया, पीछे से यहाँ C4 यूज हो गया, आगे से C1 भी यूज हो गया, पॉलीमेरिक चेन बनती जा रही है। तो हम एज अ होल इसको नॉन रिड्यूसिंग मानते हैं। मॉलिक्यूल अगर बड़ी साइज का हो गया तो उसकी रिएक्टिविटी हमेशा क्या मानी जाती है, स्लो हो जाती है, रिएक्टिविटी ऑलवेज गोइंग टू बी लेस। तो ऐसे हमें एज्यूम करेंगे कि पॉलीमेरिक ग्लूकोज में क्या होता है, देखने में तो ऐसा लगता है कि एक का C1 होना चाहिए, एक का C4 होता है, लेकिन आगे वाले मॉलिक्यूल के लिए फिर से ये प्रॉब्लम आती है, मैंने इधर का C4 लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर यहाँ C1 लिया, फिर आगे फिर इसका C4 आएगा, बीच में ऑक्सीजन आएगा, C4 के अल्टरनेटिव फिर से C1 आएगा, तो किसी का भी तुम्हें C1 फ्री नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हमारे जो स्टार्च होते हैं वो चाहे माइलोज हो या माइलोपेक्टिन होती है, तो दोनों में जो पॉलीमेरिक चेन ग्लूकोज की बना लेता है, तो देयर इज नो फ्री कार्बोनिल कंपाउंड, hence it is going to be non-reducing sugar. Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है बेटा, और कोई डाउट? इस बेस और कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? सर फिर स्ट्रक्चरली कौन सी ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी की बात करोगे तो पॉलीमर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन मोनोमर, है ना बेटा? पॉलीमेरिक फॉर्म तो हमेशा ज्यादा स्टेबल रहता देन मोनोमर। लेकिन हम जो बात कर रहे थे दूसरी बात कर रहे थे, इस मतलब अगर हम एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन की बात करो, एमाइलोपेक्टिन तो और ब्रांच हो जाती है ना। अगर आप स्टार्च पॉलीसैकेराइड तो अब नहीं पढ़ना तुम्हें, पहले ही रहता था, है ना। अगर हम इसमें हम बात करें, हमारे पास मान लो एमाइलोज है, हमारे पास क्या मान लो एमाइलोपेक्टिन है, तो बोथ आर पॉलीसैकेराइड, दोनों बोथ आर द पार्ट ऑफ स्टार्च, दोनों स्टार्च के पार्ट होते हैं। ये मोर रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। व्हाट इट, ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। व्हाट इट, वन इज मोर रिएक्टिव एंड द लेस रिएक्टिव। व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव? सब ग्लूकोज की लीनियर चेन पॉलीमर बनती जाती है, both are joined together by means of C1 to C4 glycosidic bond, C1 to C4। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की जो पॉलीमर की एक तो स्टेट बनी रही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बीच बीच में ना ऑक्सीजन से और दूसरे ग्लूकोज का C6 कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है, लाइक दिस, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, मतलब ये ब्रांच चेन होता है, दिस इज अ ब्रांच चेन आ गया। ब्रांच चेन आने से क्या होगा, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, रिएक्टिविटी घटेगी। आयोडीन का जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो आयोडीन एमाइलोज वाले पार्ट से रिएक्शन करता है, एमाइलोपेक्टिन से रिएक्शन नहीं करता। हेलो, लिंक तो भेजा हुआ ग्रुप में। तो मैं ऐसे बदमाश हूँ, 12th वाला ग्रुप में देखो। अरे भाई मेरा भी है पुराना वाला ही, वही सेम लिंक है। हाँ चलो ठीक है, भेज रहे हैं। लियाइडो कीटोन का डाउट्स भेज दो टॉपिक। अभी चलो ठीक है, बोलो माइंड।
हेलो। हेलो, माइंड बोलो बेटा आगे। पायल, आगे मैं बताऊं एल्डिहाइड कीटोन वाला। हेलो, बता दो सर। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन का पार्ट करना था। पायल, और कोई डाउट तो नहीं बेटा? प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद करके रखना, एक तो होता है हम ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का अपना एक पैटर्न होता है, उसको याद कर लो। अगर तुम्हारे पास ये एल्कोहल है और मैंने बेटा इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, वो हमें एक ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीजन का काम होता है यहाँ से एक हैंडसम हाइड्रोजन को, यहाँ से एक हैंडसम हाइड्रोजन को ले लेगा, क्या बना लेगा? H2O। बचा हुआ फार्मूला लिखो, यहाँ R बच गया, CHO, क्या बन गया? एल्डिहाइड। यानी प्राइमरी अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो तो हमेशा क्या बनता है? एल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. अब इसके बाद अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराया मैंने, फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो। फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? पहले बताओ बेटा। फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा। देखो, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछना। अभी बन गया मेरा RCOOH, करेक्ट। और अगर तुम रिडक्शन कराओ, यहाँ से मान लो डायरेक्टली यहाँ आना चाहते हो, कहाँ आना चाहते हो? मान लो मैं ऐसे करके, है ना, यहाँ से मैंने चला, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ऐसे जाना चाहते हो तो क्या लगाना पड़ेगा हमें? There is a powerful reducing agent. You must remember that, and that is your lithium aluminum hydride. क्या नाम होगा उसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। गॉट इट? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो तुम्हें कितना हाइड्रोजन देगा? 4 हाइड्रोजन दे देगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हम लोग भेज देंगे, किसके लिए? ऑक्सीजन को हटाने के लिए। और 2 हाइड्रोजन से इसका क्या करना है? रिडक्शन करा देना। तो डायरेक्टली आप यहाँ आ जाओगे। पैटर्न समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो पूछो। पैटर्न समझ में आ गया बेटा कैसे होता है ऑक्सीडेशन? डन हो जाए तो तुम व्हाट्सएप वाले भी मैसेज कर सकते हो, हाँ सर डन हो गया, ठीक है ना। या यहाँ पे भी चैट बॉक्स में तो है नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हाँ सर डन हो गया, ठीक है ना। है तो क्लियर? Yes, sir. व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दो कि हाँ डन हो गया, ठीक है ना, आ गया।
Okay, done. यहाँ तक डन हो गया। तो इसमें ये तो हमें पैटर्न समझ में आती है बात, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद ये काम करने के लिए हमारे पास जो बेसिकली रहेगा, अब हमारे पास मान लो दे लीजिए रिएजेंट दास नोन एज पीसीसी। पीसीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है पेरिडीन। We need HCl, we need CrO3। इस पूरे का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज पाइरिडीनियम क्लोरोब्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोब्रोमेट। ये हमेशा हमें क्या देता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ओनली वन। If you have 1 degree alcohol, you can make aldehyde. If you have 2 degree alcohol, you can make ketone, है ना। तो ये मान लो मेरे पास कंपाउंड है जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H। दूसरा बात है कि डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं करता है। एरो पे मैंने अगर यहाँ पीसीसी डाल दिया तो आपका काम है इस पूरी कार्बन चेन पहले कॉपी पेस्ट कर लो। इट विल गिव अस नेसेंट ऑक्सीजन। ये एक हैंडसम हाइड्रोजन को यहाँ से इसको दे देना, ये भी एक दे देना यहाँ से। तो ये फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सेफ है। बेंजीन की रिंग हो, यहाँ पे CH2H अगर है और हमें क्या बनाना हो, बेंजल्डिहाइड। कार्बन की चेन कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे CHO बन जाएगा। एरो पे खाली लिख देना पीसीसी, ऑटोमेटिकली ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है मान लो ऐसे RCH देन OH अगर, तो जब ऑक्सीडेशन होगा पीसीसी से तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो फाइनली देयर इज H2O and there is a formation of ketone। यहाँ तक डन हो गया। To very quickly one more reaction, that is your dehydrogenation। डिहाइड्रोजनेशन कराने का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रोजन। इसके लिए जो रिएजेंट का यूज होता है कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर होगा। अगेन सेम थिंग, 1 डिग्री अल्कोहल going to give aldehyde। If it is 2 degree alcohol going to give us ketone। If it is 3 degree alcohol going to give alkene। इसके रिएक्शन याद कर लो, RCH2OH, ये ऑल है। ऑल से तुम्हें क्या बनाना है, अल, RCHO। बस एरो पे लगा देना कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। जब हम ये करेंगे यहाँ से एक हैंडसम हाइड्रोजन, यहाँ से एक हैंडसम हाइड्रोजन निकल जाएगा एज हाइड्रोजन गैस बना के, और हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार है। इफ इट इज 2 डिग्री अल्कोहल CH like OH, then what will happen, ये वाला हैंडसम हाइड्रोजन इसके साथ दोस्ती कर लेगा। एरो पे सेम कंडीशन होगी, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर and there is a formation of product RrCO। This is the ketone।
बट द प्रॉब्लम विल बी देयर 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या प्रॉब्लम आती है, 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो गर्म करने पे डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसको हम हीट करेंगे कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन, ये आपका इधर से H और OH ऐसे निकल जाएगा, ये बॉन्ड अपना लेके जाएगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ देके जाएगा, और सी दिस चेन CH3 सिंगल बॉन्ड C देन CH3, नीचे डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, माइनस क्या हुआ H2। माइंड कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये दो दो अच्छे से याद कर लो तो बड़ा काम का है, दोनों को खूब प्रैक्टिस करना। बस आप ध्यान से देखना कि तुम्हें ना एल्कोहल पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब तुमको अगर देता है कि एथेनॉल से क्या बनाना है बेटा, एथेनॉल, एथेनॉल से एथेनॉल। जब तुमको बोले कि ऑल से अल बनाना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आएगा, व्हाट आर द रिएजेंट हियर। एक तो लिख सकती हो तुम पीसीसी, याद कर लो सीधे सीधे, और एक दूसरा क्या लिख सकते हो बेटा, कॉपर एंड 573 केल्विन। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अगर हमारे पास बोलता आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो देखते ही पता लग जाएगा 2 डिग्री है, यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री हो रही है। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो ऑलवेज इट इज गोइंग टू गिव अस कीटोन। इसका स्ट्रक्चर देखने में समझ में आता है असली कीटोन बनाना है। तो तुम्हें अगर 2 पे आल है और तुमको ओन चाहिए तो यही दोनों में से कोई भी एक डाल देना, जो तुम्हारी मर्जी, पीसीसी डाल सकते हो या कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। व्हाट इट। अब अगर तुम इसमें कमीने 4 डाल देते तो कमीने 4 तो इसका कांड कर देगा। अरे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये ना डाल के, सपोज करो कि मैं कोई भी तुम्हें अल्कोहल दे देता, CH3 देन CH2 देन OH, मैंने एरो पे लिख दिया कमीने 4 अब्लिक OH माइनस हॉट एंड कंसंट्रेट, तो ये अब ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। पहले तो ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाता है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देता है 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। एथेनॉल से सीधे सीधे कहाँ जाएगा, ऑल से अगर तुमको OIC पे जाना है, ओइक एसिड, तब कमीने 4 लगाना, ये दोनों स्टेप में यहाँ पे काम करेगा। कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है ना। अगर ये 2 डिग्री का अल्कोहल है ऐसे वाला, तो मैंने यही रिएजेंट यहाँ डाल दिया, हीट भी कर दिया, या हमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, HNO3 डाल दिया, मतलब कंसंट्रेट, तो पहले तो वो काम करेगा, तुम्हारा कीटोन बनाएगा ऐसे करके, लगेगा कि कीटोन बन रहा है। बाद में लेकिन ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको फिर से क्या करेगा, तोड़ देगा, यहाँ से चेन टूट जाएगा, इसको फिर से ऑक्सीडेशन कर देता है 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। इसलिए हम केमन-4 जनरली यूज नहीं करते। केमन-4 का यूज तब करना जब तुम्हें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड पे जंप करना हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और बेंजीन की रिंग अगर है, उस पे कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो, 1 कार्बन की चेन हो, 2 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन की चेन हो, 5 कार्बन की चेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कमीने 4 डाला। Got it?
तो सीधे सीधे हमारे पास बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। सोचना भी नहीं है, ऐसे सीधे सीधे लिख देना उठा के। डन हो गया बेटा? चलो आज यहीं तक करो, इसमें अभी 1-2 दिन और लगेगा अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो हम आपको एल्डोल कंडेंसेशन लाइक प्रिपरेशन करते हैं तो फिर प्रॉपर्टी में एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, बोल क्वेश्चनर है। 5 to 6 मार्क का ये चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट अगर आपको ये जितना थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ बनता जाएगा। कल मैंने आपको इसकी बेसिकली मैंने सिखाया था क्या क्या करना है, आपको याद होगा तुम लोगों को।